मैं डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आपके सामने आज MCOM 4th सेमेस्टर पेपर है अकाउंटिंग मेथड, यूनिट 5, चैप्टर का नाम है दिवालिया लेखे। बच्चों, मैंने पहले वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में लेनदारों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है, संपत्तियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है। वो एक थ्योरिकल पोर्शन था। अब हम उसका प्रैक्टिकल में यूज सीखते हैं, ताकि हमको यदि व्यवहार में प्रैक्टिकल सवाल बनाना पड़े तो हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने स्थिति विवरण का प्रारूप दिखा रहा हूँ। यह है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर डैश डैश। यहाँ पर उस पक्षकार का नाम लिखा जाएगा जिस पक्षकार का वो बैलेंस शीट है, जो दिवालिया व्यक्ति है। इसमें बाएं तरफ लायबिलिटीज दायित्वों को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि दाईं ओर संपत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। दायित्वों को जो प्रदर्शित किया जाता है तो इसके 3 खंड होते हैं: ग्रॉस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और एक्सपेक्टेड टू रैंक। इसका मतलब है कि इसमें हमको कितना का पेमेंट करना होगा। यदि संपत्ति पक्ष के प्रारूप को ध्यान से देखें तो संपत्ति पक्ष के प्रारूप में पहला में उन संपत्तियों के नाम लिखे जाते हैं जो दिवालिया व्यक्ति के पास होते हैं। सेकंड कॉलम है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी पुस्तकीय मूल्य, कि इन संपत्तियों का व्यवसाय की पुस्तकों में क्या मूल्य है। हम जो व्यवसाय की पुस्तकों में अपनी संपत्ति का मूल्य लिखते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि बाजार में वह उसी मूल्य पर बिके। हम बाजार में बेचने गए और बेचने पर वो जितने मूल्य में बिका उसे अपन यहाँ बाजार मूल्य में प्रदर्शित करते हैं। ये बैलेंस शीट की मुख्य बातें हैं। अब हम उसके एक एक आइटम को बड़े ध्यान से विचार करते हैं। सबसे पहला आइटम दायित्व पक्ष में है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, यानी आरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार। आप जानते हैं कि असुरक्षित लेनदार का तात्पर्य हमारे वे लेनदार हैं जिसको हमने किसी प्रकार की कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं ली है, यानी उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे जितने भी लेनदार होंगे उनको सूची ए में रखा जाता है। और ऐसे इस सूची में यदि अपन नाम याद करना चाहें तो एक सबसे अच्छी तकनीक है कि इसमें ऐसे दायित्वों को लिखा जाएगा जो प्रश्न पढ़ने से इस बात का एहसास होगा कि वे पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, अंशतः असुरक्षित भी नहीं है। हमने केवल पूर्वाधिकार लेनदार के नाम याद किए, जो बच गए वो सारे के सारे दायित्व कहाँ शामिल करेंगे? लिस्ट ए में। ये असुरक्षित लेनदारों की राशि हम इनर कॉलम में भी लिखेंगे और आउटर कॉलम में भी लिखी जाती है कि हमें इस राशि का भुगतान करना है। इसके बाद दूसरा लेनदार है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या है कि हमारे वे लेनदार जिनके पास हमारी संपत्ति गिरवी है। फुल्ली सिक्योर्ड यानी हमने इतनी संपत्ति उसको दी है कि यदि वो संपत्ति बेचेंगे तो वो अपनी ऋण राशि वसूल कर सकते हैं। ये तो थ्योरिकल नॉलेज हुआ। अब प्रैक्टिकल में उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं मैं प्रारूप में के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर के सारे नामों का योग करेंगे कि कितने पूर्णतः रक्षित लेनदार हैं। इनके पूर्णतः रक्षित लेनदार को यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। फिर देखेंगे कि इन पूर्णतः रक्षित लेनदारों को हमने किस मूल्य की संपत्ति दी है। कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्णतः रक्षित लेनदार हैं 2 लाख, ये 2 लाख हैं और हमने उनको संपत्ति दी है 4 लाख की।
तो यहाँ पर 2 लाख लिखेंगे और यहाँ पर 4 लाख लिखेंगे। इस तरह 4 लाख में ये 2 लाख गया तो सरप्लस कितना बचेगा? 2 लाख। अब यहाँ नीचे देखिए, यदि सवाल यहीं खत्म हो जाता है तो जो सरप्लस की राशि होगी उसको बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, देखिए ये कॉलम है एड सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। यदि प्रश्न यहीं रुक जाता है तो इसी सरप्लस को उठा के कहाँ लिखेंगे? एड सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। परंतु यदि मान लीजिए प्रश्न में और बातें हैं कि इस संपत्ति पर दूसरा प्रभार भी है, तो ऐसी दशा में इस सरप्लस के नीचे लिखेंगे अमाउंट कैरीड टू लिस्ट सी। आप जानते हैं लिस्ट सी में ऐसे लेनदार हैं जो अंशतः रक्षित हैं, तो इनकी ये सरप्लस की राशि कहाँ ले जाएंगे? लिस्ट सी में यदि है तो। अब ये कल्पना कीजिए कि फुल्ली सिक्योर्ड है 2 लाख का, हमने संपत्ति दी 4 लाख, 4 लाख की संपत्ति दी, 2 लाख रुपए लोन है तो बच गए 2 लाख। कल्पना कीजिए कि ये 1.5 लाख रुपया सी का है, तो यहाँ 1.5 लाख लिखेंगे, तो 2 लाख में 1.5 लाख गया तो शेष जो बचेगा वो 50,000 कहलाएगा। यही 50,000 सरप्लस टू कॉन्ट्रा के नाम से जानते हैं, और यही सरप्लस कॉन्ट्रा आगे बढ़कर संपत्ति पक्ष में कहाँ प्रदर्शित होता है? देखिए एड सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा, यानी वहाँ जो सरप्लस की राशि है वही सरप्लस की राशि संपत्ति पक्ष में हम उल्लेखित करते हैं। तो संपत्ति पक्ष में उल्लेखित करने की 2 दशाएं हो सकती हैं। एक फुल्ली सिक्योर्ड है और हमने उसको संपत्ति दी, तो संपत्ति में से लेनदारों की राशि घटाकर शेष को अपन यहाँ शो कर दिए। और यदि उस संपत्ति पर दूसरा प्रभार भी है तो दूसरे प्रभार को भी घटाएंगे, और घटाने के बाद यदि कोई सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस को यहाँ पर ले जाएंगे, और सरप्लस नहीं बचता तो यहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में तीसरा उल्लेख है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड यानी अंशतः रक्षित लेनदार, यानी ऐसे लेनदार हैं जिनसे हमने उधारी पैसा लिया, जमानत के रूप में संपत्ति भी दी, परंतु संपत्ति का मूल्य उतना नहीं है कि वो सारा ऋण राशि वसूल कर ले। ये है थ्योरिकल नॉलेज। अब देखिए प्रैक्टिकल में इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमने कितने रुपए का लोन लिया। कल्पना कीजिए कि हमने 3 लाख रुपए का लोन लिया, तो 3 लाख यहाँ शो कर दिए। फिर ये देखेंगे कि उसको कितने की संपत्ति हमने दी। कल्पना कीजिए कि हमने उसको 2 लाख की संपत्ति दी है, तो 3 लाख में 2 लाख गया तो शेष कितना बचा? अभी पेमेंट कितना करना बाकी है? 1 लाख। ये है अंशतः रक्षित लेनदार, जिसको पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर कहते हैं। इसको लिखने की शैली क्या है कि हमने कितने का लोन लिया, उसमें क्या घटाएंगे, हमने जमानत के रूप में कितनी संपत्ति, कितने मूल्य की संपत्ति दी, घटाने से जो शेष बचता है वो शेष राशि आउटर में जाएगी। और इधर ये याद रखिएगा, ये जो 3 लाख का हमने लोन लिया है वो यहाँ पर ये 3 लाख रुपया का शो कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर असुरक्षित को भी शो किया जाता है, पूर्णतः रक्षित लेनदार की राशि भी यहाँ पर शो की जाती है, अंशतः रक्षित लेनदार की राशि भी यहाँ पर शो की जाती है। अब इसके चौथे रूप में आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पूर्वाधिकार लेनदार। मैंने पूर्वाधिकार लेनदार की परिभाषा में आपको बताया है कि वे लेनदार जिन्हें ये अधिकार है कि संपत्ति को बेचने पर सबसे पहले उन्हें पैसा वापस किया जाएगा, ऐसे लेनदार को पूर्वाधिकार लेनदार कहते हैं। इस संबंध में ध्यान रखने योग्य बात है जब भी हम प्रैक्टिकल प्रश्न बनाएंगे, वो क्या है? देखिए इनर कॉलम में पूर्वाधिकार लेनदार की राशि लिखेंगे, किंतु आउटर कॉलम में पूर्वाधिकार लेनदार की राशि यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। वरन पूर्वाधिकार लेनदार की राशि कहाँ जाएगी? इधर देखिए, संपत्ति पक्ष में लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा, जो उसका योग आएगा उस योग को यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार यदि दायित्व पक्ष में ध्यान से देखें तो दायित्व पक्ष में केवल 2 आइटम बाहर आते हैं। एक
असुरक्षित लेनदार की राशि और दूसरा अंशतः रक्षित लेनदार की शेष राशि। केवल 2 आइटम आपके बाहर आएंगे और इनर कॉलम में ये चारों कॉलम लिखे जाएंगे और यहाँ आउटर कॉलम में केवल 2 आइटम की राशि लिखी जाएगी। अब आते हैं स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में। मैंने आपको बताया है कि जो व्यक्ति फर्म दिवालिया हो रही है वो अपनी संपत्तियों को 3 सूचियों में बांटती है, जिसमें पहली सूची है सूची ई। सूची ई में कैश एट बैंक यानी हमारा पैसा जो बैंक में पैसा जमा है, कैश इन हैंड हमारे पास जो नगद राशि है, स्टॉक इन ट्रेड जो बेचने के लिए रहतिया हमारे पास है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। इस संबंध में ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बुक वैल्यू के तहत कैश एट बैंक और कैश इन हैंड को बुक वैल्यू में नहीं लिखेंगे, इन्हें केवल आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। जबकि अन्य सारी संपत्तियों की चूंकि बुक वैल्यू होती है, इसलिए बुक वैल्यू सूची ई के आइटम के बाद बच्चों अपन प्रवेश करते हैं सूची एफ के आइटम में। सूची एफ में दिवालिया व्यक्ति के उन देनदारों के नाम लिखे जाते हैं जिनसे दिवालिया व्यक्ति को पैसा मिलने हैं। देनदार का तात्पर्य उन पक्षकारों से लिया जाता है जिनसे दिवालिया व्यक्ति को पैसे मिलेंगे। ऐसे देनदारों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, गुड यानी अच्छे, डाउटफुल यानी संदेह, बैड यानी खराब। इसमें जो भी अच्छे देनदार होते हैं उनकी राशि अपन पुस्तकीय मूल्य में भी लिख सकते हैं और आउटर में भी लिख सकते हैं। जो डाउटफुल की राशि है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पे अपन इनर कॉलम में तो लिख दे किंतु आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। बेड में ये चीज़ याद रखेंगे कि कितना बेड है और बेड में डाउटफुल को घटा के जो शेष राशि बचती है उस शेष राशि को फिर आउटर कॉलम में लिखा जाता है। इस प्रकार देनदार का तात्पर्य वे पक्षकार होते हैं जिनसे दिवालिया व्यक्ति को पैसा मिलेगा। ये देनदार अच्छे भी हैं, संदिग्ध भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे को डायरेक्ट आउटर में लिखा जाता है और इसमें बुरे में से संदेह को घटाकर जो शेष बचते हैं उस अंतर की राशि को फिर आउटर में लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं सूची जी। सूची जी में दिवालिया होने वाले व्यक्तियों के बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र रूपी संपत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। इनके पुस्तकीय मूल्य को पुस्तकीय मूल्य खंड में और आउटर कॉलम में मिलने वाली वास्तविक राशि यानी उनको बेचने से मिलने वाली वास्तविक राशि का उल्लेख किया जाता है। एक महत्वपूर्ण है ऐड सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा। ये सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा क्या चीज़ है? ये फुल्ली सिक्योर्ड का जो भाग या तो सरप्लस की दशा में है या सरप्लस टू कॉन्ट्रा की दशा में, इसको ट्रांसफर होके यहाँ लिखा जाता है। और इसके बाद लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पूर्वाधिकार लेनदार जो राशि हमने यहाँ पर इनर कॉलम में लिखी है वही इनर कॉलम की राशि यहाँ पर आउटर कॉलम में आएगी और उसको घटाएंगे। ये सारे आइटम जोड़ने वाले हैं और प्रेफरेंशियल आइटम घटने वाले, इन सब को समायोजित करके इस पक्ष का योग ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार दायित्व पक्ष में ये 2 आइटम हो जाते हैं और संपत्ति पक्ष में ये आइटम हो जाता है। मान लीजिए इस आइटम का योग हमने 1 लाख लिखा है, इस आइटम का योग हम कल्पना करते हैं कि ये योग है 3 लाख रुपया। तो 3 और 1 कितना योग हुआ? 4 लाख रुपए। इस पक्ष के सारे आइटम जिसमें हमने सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा को जोड़ दिया और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को घटा दिया और ये दायित्व हैं और इनकी संपत्ति पक्ष का योग आता है 3 लाख रुपया। यहाँ का योग है 4 लाख और यहाँ का योग 3 लाख। तो यहाँ भी हम 4 लाख लिखेंगे। 4 लाख लिखने के बाद जो अंतर की राशि होगी 1 लाख, ये 1 लाख क्या कहलाएगी? डेफिशिएंसी, हीनता, कमी, न्यूनता, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। ये कमी का परिचायक होता है और ये सबसे बड़ी विशेषता है
कि स्थिति विवरण में जितना हीनता आती है उतना ही हीनता, उतनी ही न्यूनता जब हम हीनता लेखा बनाएंगे तो वो आएगी। इस संबंध में मैं कुछ मुख्य बातों को, ये प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद हम कुछ मुख्य बातों को चर्चा करते हैं जो हमको प्रैक्टिकल प्रश्न बनाते समय काफ़ी योगदान देंगे। सबसे पहला बिंदु है कर। इस संबंध में बच्चे याद रखिएगा कि यदि केंद्र सरकार को कर देना है या राज्य सरकार को कर देना है या स्थानीय सरकार को कर देना है तो कर की राशि हमेशा पूर्वाधिकार लेनदार मानी जाती है। वेतन और मजदूरी के संबंध में मैंने आपको बताया है कि जो दिवालिया अधिनियम में प्रावधान है, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम में प्रावधान है कि प्रति लिपिक 300 रुपया और प्रत्येक श्रमिक 100 रुपया की दर से वे पूर्वाधिकार लेनदार माने जाएंगे और शेष के लिए वे असुरक्षित माने जाएंगे। परंतु यदि प्रांतीय दिवालिया अधिनियम है तो उस दशा में 20 रुपया पूर्वाधिकार लेनदार माना जाता है। एक गड्ढे की बात याद रखिएगा, यदि प्रश्न में श्रमिकों की संख्या नहीं दी है, वेतन या मजदूरी की राशि दी है तो सारी की सारी राशि पूर्वाधिकार लेनदार मानी जाती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है किराया। प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम में यह प्रावधान है कि 1 महीना का किराए के लिए वो पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा असुरक्षित लेनदार माना जाएगा। परंतु यदि कल्पना कीजिए कि प्रश्न में किराए की राशि है किंतु ये स्पष्ट नहीं है कि 1 महीना का है 5 महीने का है, तो ऐसी दशा में उसे असुरक्षित लेनदार माना जाएगा। यदि प्रश्न में प्रबंधक का वेतन, प्रबंधक संचालक का वेतन या संचालक का वेतन है तो उसे असुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में रखेंगे। एक संबंध में ये प्रावधान है कि यदि भारतीय एक्ट के तहत दिवालिया व्यक्ति को, कर्मचारी को, श्रमिक को क्षतिपूर्ति की राशि देनी है तो क्षतिपूर्ति की राशि के लिए वो व्यक्ति, वो कर्मचारी, वो श्रमिक क्या कहलाएगा? हमारा पूर्वाधिकार लेनदार बन जाएगा। एक चीज है, दिवालिया संपत्ति का उपयोग नहीं। जो व्यक्ति दिवालिया हो रहा है उसके परिवार के कपड़े हैं, उसको खाना बनाने का सामान है, ये सारी चीजें हम बेचकर उसके दायित्वों का पेमेंट नहीं करेंगे। परंतु नियम ये भी है कि इनका मूल्य 300 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक प्रावधान है ब्याज। ब्याज के संबंध में नियम है कि जिस तारीख को न्यायालय के द्वारा उसको दिवालिया घोषित किया जाता है उस तारीख तक ब्याज लेने का अधिकार है। समायोजन का मतलब है कि एक व्यक्ति से पैसा लेना भी है और उसको देना भी है, तो लेने और देने को समायोजित कर शेष राशि का उल्लेख किया जाता है। एक प्रावधान पत्नी के ऋण का भी हो सकता है। इसके संबंध में 2 दशाएं हो सकती हैं। यदि पत्नी ने अपने स्त्री धन से पेमेंट किया है तो ऐसी दशा में उसको असुरक्षित लेनदार में शामिल किए करेंगे। किंतु यदि वो पति से पैसा लेती है और उसी पैसे को उसने ऋण के रूप में दिया है तो ऐसी दशा में पत्नी के ऋण को दिवालिया पूंजी में शामिल कर लेंगे। दिवालिया जो व्यक्ति हुआ है उसकी पूंजी में इसकी राशि शामिल कर ली जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात है बिना प्रतिफल के संपत्ति का हस्तांतरण। बिना प्रतिफल के संपत्ति का हस्तांतरण। और प्रावधान क्या है कि जिस तारीख को दिवालिया घोषित किया जाता है उस तारीख के 2 साल के भीतर यदि दिवालिया व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को किसी को बिना पैसा लिए दिया है तो उसे फिर से वापस ले लेंगे ताकि उसको बेचकर पेमेंट कर सके। एक अपवाद है, यदि दिवालिया होने वाले व्यक्ति की शादी हुई है और उसने पत्नी को गिफ्ट दिया है तो फिर वापस नहीं लेंगे। इसके संबंध में एक प्रावधान ये भी है कि यदि दिवालिया व्यक्ति का कोई निजी दायित्व है तो दायित्व के दायित्व खंड में लिख देंगे और हीनता के हानि वाले व्यय वाले खंड में लिखा जाएगा। या दिवालिया व्यक्ति की कोई संपत्ति है तो दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति को बैलेंस शीट की संपत्ति खंड में उल्लेख कर देंगे और फिर हीनता के लाभ व आमदनी वाले खंड में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके संबंध में एक है कि यदि कोई ऐसा काम होता है जिससे दायित्व में कमी आती है, दायित्व में कमी आने के कारण फायदा होता है कि हमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो लाभ वाले खंड में इसकी एंट्री कर दी जाएगी। इसके विपरीत यदि कोई नया दायित्व उत्पन्न होता है, अभी तक
रिकॉर्ड में वो दायित्व सामने नहीं आया था, नया दायित्व हमारे सामने आता है। तो ऐसी दशा में उस नए दायित्व को, चूंकि दायित्व वाले का है, हमारा दायित्व बढ़ रहा है, तो दायित्व खंड में और हीनता लेखे के व्यय खंड में उसका उल्लेख करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो व्यक्ति दिवालिया हो रहा है वह कोई ऐसी संपत्ति है उसके पास जो उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वो ये शो कर रहा है तो मेरी संपत्ति है, तो ऐसी संपत्ति को बेचकर हम इसके ऋण का भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि वो दूसरे की संपत्ति है और हम उसको बेच के पेमेंट कर दिए तो जिसकी संपत्ति होगी वह असुरक्षित लेनदारों में शामिल किया जाएगा। परंतु एक अपवाद ये भी है कि यदि मान लीजिए दिवालिया व्यक्ति के पास दूसरे की संपत्ति है किंतु वो संपत्ति अचल संपत्ति है, या वो संपत्ति किराया क्रय के माध्यम से प्राप्त की गई है, या वो संपत्ति गिरवी की मदद से प्राप्त की गई है, या वो संपत्ति किसी ने हमारे पास मरम्मत कराने के लिए रखी है, या वो संपत्ति हमारे पास ट्रस्टी के रूप में है, तो हम ऐसी संपत्ति को बेचकर पैसा वसूल नहीं कर सकते। ये स्थिति विवरण और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। और दिवालिया लेखे में स्थिति विवरण की तरह एक दूसरा प्रारूप डेफिशिएंसी अकाउंट हीनता लेखी का भी होता है। इस हीनता लेखी का उल्लेख मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने रखूँगा। अभी तक मैंने जितना बताया है ध्यान से सुनिए और उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय ये सारी बातें याद रखिएगा। विशेषकर ये मुख्य बातें यही प्रैक्टिकल प्रश्न में हमें गुमराह करती हैं। यदि ये बातें आपने ध्यान से सुनी हैं तो मैं सोचता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में सफलतापूर्वक प्रश्नों का सामना कर पाएंगे। धन्यवाद।